नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच के अंतर को समझा था और साथ ही यह भी जाना था कि अर्थव्यवस्था वास्तव में होती क्या है। लेकिन दोस्तों, जब भी हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या हर देश की अर्थव्यवस्था एक जैसी होती है? क्या दुनिया के अलग अलग देश जैसे यूएसए, चाइना, भारत और अन्य देश क्या एक ही प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाते हैं या इनमें कोई अंतर है? साथ ही एक प्रश्न और आता है हमारे दिमाग में कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ब्लू इकॉनमी, ग्रे इकॉनमी ये टर्म हैं क्या? तो आज की इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के सभी प्रकार को एक एक कर सरल भाषा पे उदाहरणों के साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज अपना टॉपिक शुरू किया जाए, अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 डिसीजन बहुत ही मायने रखते हैं और इन 3 डिसीजनों को लेने वाला कौन है, यही निर्धारित करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। पहला निर्णय है कि क्या उत्पादित करना है अर्थव्यवस्था में, दूसरा कितनी मात्रा में उत्पादित करना है और तीसरा उत्पादित वस्तु या सेवा का मूल्य कितना होगा। अगर किसी अर्थव्यवस्था में यह तीनों निर्णय देश की प्राइवेट कंपनियों द्वारा लिया जाता है तथा गवर्नमेंट उसमें एकदम मिनिमम रोल प्ले करती है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे कि यूएसए की अर्थव्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ अगर ये तीनों निर्णय गवर्नमेंट द्वारा लिया जाए और प्राइवेट कंपनियों का रोल एकदम मिनिमम हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका बेस्ट उदाहरण है 1991 के पूर्व का यूएसएसआर, जिसका 1991 में विघटन हो गया। अब किसी अर्थव्यवस्था में यह तीनों निर्णय प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर लेते हैं तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है और इसका बेस्ट उदाहरण है हमारा देश प्यारा भारत। भारत में हम लोग देखते हैं कि टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां हैं जो निजी लाभ के लिए कार्य करती हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो समाज कल्याण के लिए रेलवे, सरकारी हॉस्पिटलों का संचालन करती है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ रेलवे, हॉस्पिटल हर चीज़ का संचालन प्राइवेट कंपनी ही करती है, सरकार बस रेगुलेशन करता है। पहली बार 1948 की औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा। अब यहीं पे हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। अगर किसी अर्थव्यवस्था में सरकार या निजी कंपनी की जगह बाजार खुद ही इन तीनों निर्णयों को लेने लगे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बाजार कैसे यह निर्णय ले सकते हैं? तो बाजार की दो शक्तियां होती हैं, मांग और पूर्ति, जिसके द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 कंडीशन है। अगर मांग और पूर्ति बराबर है, दूसरा कंडीशन है कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, और तीसरा कंडीशन है कि मांग कम है और पूर्ति ज़्यादा है। इन 3 कंडीशंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे डिमांड और सप्लाई मार्केट को कंट्रोल करते हैं। पहले कंडीशंस में हम लोग पेन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं और मार्केट में 10 पेन अवेलेबल है, 10 की डिमांड है और 10 पेन सप्लाई है, तो पेन 5 रुपये बिक रहा था तो 5 रुपये का ही बिकेगा, ना इसका प्राइस बढ़ेगा और ना घटेगा। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कि एग्ज़ाम का समय आ गया और हर लड़के को 2 पेन 3 पेन चाहिए, लाल, नीला, हरा। तो ऐसे में क्या होगा कि पेन की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई जितनी थी उतनी ही है, 10 पेन अवेलेबल ही था। अब सबको 2-2 3-3 पेन चाहिए और 10 स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा, पेन का प्राइस बढ़ जाएगा, पेन 10 रुपये या 15 रुपये में बिकने लगेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था कोविड-19 के समय, कि जो मास्क 10 रुपये या 5 रुपये में मिलते हैं वो 50-50 या 100-100 रुपये में मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तीसरे कंडीशंस में हम लोग टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब हम लोग देखते हैं कि आम दिनों में टमाटर 20 रुपये 30 रुपये मिलता है और कभी कभी महंगे होके 80 रुपये 90 रुपये चले जाते हैं। लेकिन जब टमाटर का सीजन होता है और इसका सप्लाई बढ़ जाता है
तो टमाटर मात्र 5 रुपए या 10 रुपए में बिकने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के कुछ नए प्रकार को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात प्रतिबंधित हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 1991 के पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था। 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात सीमित होते थे, जिस कारण भारत के पास मात्र 2 से 3 सप्ताह का एक्सपोर्ट बैलेंस बचा हुआ था और भारत दिवालिया होने के कगार पे आ गया था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी रिफॉर्म किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद से खुली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाया गया। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात पे कोई प्रतिबंध ना हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान के लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं गिग इकोनॉमी। वह अर्थव्यवस्था जहां रोजगार प्रोजेक्ट पे मिले, उसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है। यह विकसित देशों में पहले उपजा था, वर्तमान में यह भारत में काफ़ी फैला हुआ है। और इस इकॉनमी में योग्यता के आधार पर प्रोजेक्ट मिलते हैं, और इसका फ़ायदा एक ये है कि जो व्यक्ति काम करने वाला है वो भी किसी एक कंपनी से बंधा नहीं रहता। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ओला उबर के ड्राइवर या फिर स्विगी जोमेटो के फूड डिलीवरी जो करते हैं। तो ऐसे में वो एक कंपनी के साथ बंध के नहीं रहते हैं, उनके पास स्विगी का भी ऐप रहता है और जोमेटो का भी ऐप रहता है, जहाँ से फूड ऑर्डर आ गया जो नज़दीक है वहाँ का वो लोग एक्सेप्ट करते हैं और फूड डिलीवरी देते हैं, और फूड डिलीवरी देने के बाद उनके ऐप में पैसे आ जाते हैं और फिर वो फ्री हो जाते हैं, फिर जहाँ आएगा वहाँ वो काम करेंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को गिग इकॉनमी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ग्रे इकॉनमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, उसे ग्रे इकॉनमी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म है हमारे पास, कार्यबल जनसंख्या और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यबल जनसंख्या के अंतर्गत माना जाता है, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहां काम करने के घंटे और वेतन निर्धारित नहीं होते हैं, उसे असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, ठेला लगाने वाले लोग हो गए। तो ऐसे वो क्षेत्र हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ काम करने के घंटे या वेतन फिक्स नहीं है। और दूसरी तरफ अगर जिस क्षेत्र में काम करने के घंटे या वेतन निर्धारित हो, उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी। अब भारत की लगभग 90% जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्य करती है। यह एक फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं शैडो इकोनॉमी, छायादार अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां कर चोरी की प्रवृत्ति ज़्यादा हो, यानी ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हो और कर जीडीपी रेशियो एकदम ही कम हो, उसे शैडो इकोनॉमी कहते हैं। शैडो इकोनॉमी को पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत का कर जीडीपी अनुपात मात्र 11% है, जबकि विकसित देशों का कर अनुपात लगभग 20% के आसपास है वर्तमान समय में। आइए देखते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण इकोनॉमी के प्रकार, ब्लू इकोनॉमी। समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहले बेल्जियम के एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं गुंटर पॉली। इन्होंने अपनी बुक 100 ईयर 100 इनोवेशंस एंड 100 मिलियन जॉब्स में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को दिया था। अभी भारत में लगभग 7500 किलोमीटर समुद्री सीमा है, मतलब भारत में ब्लू इकोनॉमी की अपार संभावना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रैखिक और चक्रीय अर्थव्यवस्था, लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी। इन दोनों को हम लोग एक साथ समझते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगर एक को आपने समझ लिया तो दूसरे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रैखिक अर्थव्यवस्था को। रैखिक अर्थव्यवस्था एक बार प्रयोग करो और फेंको की अवधारणा पर कार्य करती है।
इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम लोग बचपन में यूज एंड थ्रो, लिखो फेंको वाली कलम यूज करते थे। तो इसमें क्या होता है कि वेस्ट बढ़ता जाता है, पर्यावरण को क्षति होती है और संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। और जबकि संसाधन हमारे पास सीमित हैं, तो इसके निराकरण के लिए सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें संसाधनों के पुनः प्रयोग पर बल दिया जाता है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है तथा यह सतत विकास की अवधारणा को भी प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार को विस्तार से समझा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी प्रश्न या सुझाव आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।